HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। सुषमा अपने ससुराल आई तो उसका स्वागत बड़े धमाकेदार हुआ था। उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब हो सकता है। सुषमा तो अपने ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो गई थी। वह तो कई महीनों से गम और दुख को बर्दाश्त कर रही थी। विमलेश से शादी करके वह एक सपना सा महसूस कर रही थी। सुहाग रात वाले दिन उनके बेड को बड़े शानदार तरीके से सजाया गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके बेटे को एक अलग झूले में रखा गया था और वह झूला भी बड़ी शानदार तरीके से सजाया गया था। सुषमा को तो ये सब बिल्कुल सपना सा लग रहा था। सुषमा सुहाग रात के सेज पर बैठी थी, लेकिन बच्चा उसके गोद में था जो सिर्फ अभी 3 महीने का ही था। फिर सुषमा के कमरे में उसकी सास की एंट्री हुई। सुषमा को एक सोने का हार मुंह दिखाई दिया और सुषमा से कहा कि अभी मैं तुम्हारे बेटे को अपने कमरे में ले जाती हूँ, क्योंकि पवन अभी सो रहा है। अगर पवन उठेगा तो मैं उसको दूध पिलाकर उसकी देखभाल कर लूँगी। आज तुम दोनों की सुहाग रात है, तुम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। फिर कुछ ही देर के बाद विमलेश की भी एंट्री हो जाती है। सुषमा अपने चेहरे पर उदासी लिए सर झुकाए बैठी थी। तभी विमलेश आकर उसका घूंघट उठाता है और सुषमा को देखता ही रह जाता है। फिर घुटनों के बल नीचे बैठकर सुषमा से वादा करता है, तुम्हें अब कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो कल तुम्हारा बीत गया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है और आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुषमा मुस्कुराकर उससे वादा करती है और नीचे झुककर उसके चरणों को छूती है और अपने माथे से उसके चरणों का धूल लगाती है। फिर विमलेश उसको अपने सीने से दबोच लेता है। सुषमा रोती है और उसको भगवान के नाम से पुकारती है। कहती है, आप इंसान नहीं भगवान हो। और अपने मन में कहती है, एक विमलेश है जो भगवान का रूप है और पीछे जो सुषमा की जिंदगी को नर्क बनाया हुआ था वह इंसान किसी हैवान से कम नहीं था। फिर अपने पिछली जिंदगी के बारे में सोचती है। सुषमा का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि आज वो 20 साल की उम्र में 44 साल के थानेदार की दुल्हन बनने जा रही थी। जब पति कमरे में आया तो डर से कांप रही थी। दूध का गिलास खाली करते ही पति ने बड़ी निकम्मी मुस्कुराहट से उसे देखा। उसका दुपट्टा। सुषमा अपनी दूसरी बहनों से बहुत खूबसूरत थी, मगर अपनी दूसरी दोनों बड़ी बहनों से शक्ल व सूरत में कई गुना खूबसूरत थी। उसकी मोटी मोटी आंखें देखने वाले को अपने तरफ खींच लेती थी। दूध जैसी रंगत और काली काली आंखें उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते थे। खूबसूरती के मामले में सुषमा बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, जबकि उसकी बड़ी 2 बहनें ममता और सीमा अपने पापा पर थी। सुषमा के पापा के बाजार में कॉस्मेटिक्स की दुकान थी। सुषमा के पापा अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे बाजार और मोहल्ले में मशहूर थे। हर कोई उनकी ईमानदारी की तारीफ करता था। सुषमा के पापा विकास की तीनों बेटियां उनकी आंखों का तारा थी। खासकर सुषमा में तो उनकी जान बसती थी। उनके घर में रौनक बेटियों के दम से ही थी। कभी भी उन्होंने बेटियों को बोझ नहीं समझा था। यही वजह थी विकास साहब ने कभी भी अपनी पत्नी से बेटे की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, जबकि उनकी पत्नी लता को शुरू से ही बेटे की ख्वाहिश थी। विकास साहब अक्सर पत्नी से कहते थे, मेरी तीनों बेटियां मुझे बेटों से ज़्यादा प्यारी हैं, मेरे घर की रौनक है, उन्हीं से ये मेरा कल और भविष्य उजाला होगा। विकास साहब ने अपनी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की। अपने औकात के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करवाई थी। 16 साल की सुषमा सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि ममता का ग्रेजुएशन का लास्ट साल चल रहा था और सीमा ने कॉलेज को पार कर लिया था। अब अपनी माँ के साथ घर के कामकाज में उनका हाथ बटाया करती थी। सुषमा का दिमाग बहुत तेज था। हर साल क्लास में टॉप किया करती थी और वहीं पर ममता रो धोकर पास होती थी। ममता बल्कि अपना ज़्यादातर टाइम नोवेल पढ़ने में बिता देती थी। यही वजह थी विकास साहब को सुषमा पर बहुत ज़्यादा फख्र था। अपनी बेटी को इस तरह दिल लगाकर पढ़ते देख, मेहनत करता हुआ देखकर वे बहुत खुश हो जाते थे। सुषमा स्कूल के बाद कॉलेज में भी अपने पापा का नाम रोशन कर रही थी और आने वाले वक्त में डॉक्टर बनना चाहती थी। मगर किसी को क्या पता था किस्मत में क्या लिखा है, उसका डॉक्टर बनने का ख्वाहिश अधूरा ही रह जाएगा। सुषमा जो घर भर की लाडली थी, उसकी जिंदगी धोखे से भरी हुई थी। विकास का रोज का काम था, जब भी वे दुकान के लिए घर से निकलते थे, अपनी तीनों बेटियों के सर पर आशीर्वाद देना नहीं भूलते थे। विकास साहब घर से जल्दी निकलते क्योंकि उन्हें माल लेने के लिए दूसरे शहर जाना था। रात को विकास के दिल में दर्द की टीसें उठ रही थी, मगर उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते थे। ऐसे ही वो बगैर बताए उनकी तबीयत थोड़ा खराब था, दूसरे शहर चले गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। सुषमा अपनी माँ से बोली, माँ पापा अभी तक क्यों नहीं आए? तो सुषमा की माँ लता बोली, फिक्र ना करो, कारोबार में देर सवेर हो जाती है और फिर विकास साहब दूसरे शहर गए हैं, आने में वक्त तो लगेगा ही। तुम लोग ऐसा करो, जाकर सो जाओ। मगर न जाने सुषमा को क्यों इस तरह बेचैनी लगी हुई थी।
उसका दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अपने कमरे में गई और जाकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात बीत गई मगर विकास घर न आए। सारी रात विकास की बेटियां और उनकी पत्नी ऐसे टेंशन में बिता रही थी, न जाने विकास साहब कहाँ होंगे, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था बगैर बताए वो बाहर कहीं रुके हों। सुबह दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। सीमा ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने दुकान पर रखे गए नौकर में से एक नौकर खड़ा था। सीमा ने अपनी माँ को आवाज़ दी। नौकर लड़के ने बताया, विकास की तबीयत कल अचानक खराब हो गई थी, उन्हें हल्का सा अटैक आ गया था, मगर अब फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वह ठीक है और रास्ते में है। मेरी उनसे बात हुई थी, बस वह कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। ये कहकर वह लड़का वापस चला गया। मगर ये खबर सुनने के बाद विकास साहब को हार्ट अटैक आया है। उनकी बेटियां रो रो कर पागल हो रही थी। उनके पापा जो उनकी हल्की सी तकलीफ पर तड़प उठते थे, खुद न जाने कितने तकलीफ में हैं। विकास साहब का इंतजार कर रही थी। उनकी नज़रें बार बार बाहर के दरवाजे पर जाकर रुक रही थी। दोपहर का टाइम था जब विकास साहब घर आए तो उनकी तीनों बेटियां जल्दी से आगे बढ़ी और अपने बाप से लिपट गईं और रोने लगी। लता अपनी बेटियों को पीछे करते हुए बोली, क्या तुम लोगों ने रोना धोना लगा रखा है? पहले ही तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अंदर तो आने दो। बोली, माँ पापा को कमरे में ले जाइए, मैं उनके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। लता ने विकास को कमरे में लाकर लिटा दिया और बोली, ये सब कैसे हुआ? कम से कम एक फ़ोन करके हमें तो बता दिया होता। आपको नहीं पता बच्चियां आपके लिए कितना परेशान हो रही थी। पूरी रात उन्होंने आंख बंद करके नहीं देखी है। कुछ देर के बाद सीमा और ममता भी कमरे में आ गई थी। सुषमा बेड पर अपने पापा के पास बैठी अपने पापा का हाथ थामे हुए बोली, पापा अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? सुषमा की आंखों से आंसू मोती की तरह बहने लगे। विकास से अपनी बेटियों की परेशानी सही नहीं गई तो बोले, तुम लोग क्यों टेंशन ले रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ मामूली सा अटैक था, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, इसमें मरने जैसी कोई बात नहीं। सुषमा के आंसू देखकर विकास के दिल को कुछ हुआ था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे अभी उनका दिल फट जाएगा। सुषमा के आंसू अपने बाप के कमीज को भिगोए बैठी थी। आंसू देखकर विकास खुद पर सब्र रखते हुए बोला, पहले तो मुझे कुछ होगा नहीं, अगर हो जाए तो तुम तीनों एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे का हिम्मत बनना, तुम तीनों बहनें। विकास सुषमा के आंसू पोंछते हुए बोले, आइंदा अपने पापा के सामने रोना मत, तुम्हारे ये आंसू मुझे बहुत कमज़ोर कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों के आंखों में आंसू आए, बल्कि मैं उन्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ इतनी कमज़ोर नहीं हैं। तीनों तो मेरी ताकत हो, मेरी हिम्मत हो, और बुरे वक्त का मुकाबला रोकर नहीं बल्कि डटकर करना है। मेरी तुम लोगों से नसीहत है। सुषमा ने जल्दी से अपना आंसू साफ किया और बोली, पापा आज के बाद से मैं नहीं रोऊंगी, मैं आपका सर दबा देती हूँ। सीमा बोली, सारे नंबर तू खुद ही समेट रही हो, पीछे हटो, मुझे भी पापा की सेवा करने दो। सुषमा बोली, बिल्कुल नहीं, मैं पापा के पास से नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं पापा की लाडली हूँ ना। विकास बोले, तीनों ही मेरी लाडली हो। इतने में सीमा चाय बनाकर ले आई। कमरे में दाखिल हुई, चाय का कप साइड में रखते हुए बोली, सुषमा ममता जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो और पापा को आराम करने दो। सुषमा उठी अपने कमरे में चली गई। सीमा बोली, माँ ये चाय पापा को पिला दो, मैं किचन में से बर्तन समेट लूँ। अगले दिन विकास की तबीयत काफी संभल चुकी थी। वे दुकान पर जाने के लिए तैयार खड़े थे, मगर लता उनको दुकान पर जाने से रोक रही थी। विकास बोला, लता तुम जानती हो कि दुकान नौकरों के सर पर नहीं छोड़ी जाती, और फिर यूं वहां जाकर कौन सा कुछ करना है, बैठना ही तो है। दोपहर तक मैं वापस आ जाऊंगा। इतने में सुषमा कॉलेज के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई और खुश होते हुए बोली, पापा आप जानते हैं ना, मेरे कॉलेज में कल फंक्शन है, आपके पास सिर्फ आज का दिन है, पूरी तरह से ठीक हो जाइए, क्योंकि कल आपको मेरे साथ मेरे कॉलेज में जाना है और उस फंक्शन में आपको इनाम भी दिया जाएगा। फिर कल आप मेरे साथ चल रहे हैं ना? पीछे से आई हुई आवाज़ ममता बोली, सुषमा पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे जाएंगे? तो सुषमा बोली, हाँ हाँ, तुम तो चाहती हो ना कि पापा ना जाएं, क्योंकि अगर वो वहाँ जाएंगे तुम्हारे कारनामों के बारे में भी पता लग जाएगा कि तुम कॉलेज में पढ़ाई के बजाय सारा दिन नोबल पढ़ने में बिता देती हो। तुम क्यों चाहोगी पापा वहाँ पर जाएं? लता बोली, हो गई तुम दोनों की सुबह सुबह खिटपिट शुरू। चलो जाओ जल्दी से नाश्ता करो, आने वाले कल का कल देखी जाएगी। विकास अपनी पत्नी और बेटियों को राधे राधे कहते हुए दुकान पर चले गए। घर के कामों से फ्री होकर सीमा टीवी देखने में बिजी थी। बेल की आवाज़ से दरवाज़ा खोलने के लिए उठी तो उसके सामने अधेड़ उम्र की एक औरत खड़ी थी। सीमा ने उन्हें प्रणाम करके बोली, आंटी आपको किससे मिलना है? तो वह औरत बोली, मुझे लता से मिलना है, क्या वह घर पर है? सीमा बोली, नहीं, वे तो बाजार गई हैं, घर के लिए कुछ सामान लेना था।
आप अंदर आ जाओ, कुछ ही देर में बस वो आती ही होंगी। सीमा उस औरत को अंदर लाई और बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो वह बोली, नहीं, जब लता आएगी तभी कुछ पीऊँगी, अभी तुम इधर आ जाओ, मेरे पास बैठो। ये बताओ तुम करती क्या हो? सीमा बोली, फिलहाल तो कुछ नहीं करती, मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद घर के काम काज और माँ का हाथ बटाती हूँ। और चारों तरफ देखते हुए बोली, घर के हर चीज़ बहुत तरीके से रखी हुई है, ऐसे तरीके बहुत कम घरों में देखने को मिलती है। सीमा बोली कि आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी माँ के हर काम में बहुत सुंदरता टपकती है, मैं धीरे धीरे उनसे सब कुछ सीख रही हूँ। मैंने आपसे इतनी बातें कर ली, लेकिन आपने बताया नहीं आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं और माँ को कैसे जानती हैं। आज से पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। वह औरत बोली, बेटा, तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे अच्छे से जानती है, हम दोनों बहुत ही अच्छी सहेली हैं। अपनी शादियों के बाद हम दोनों अपनी ज़िंदगी में इस तरह मगन हो गई, एक दूसरे से मिलने का टाइम नहीं मिला। कुछ देर के बाद लता आई तो अपने सामने उस औरत को देखकर बहुत हैरान हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुशी हुई। लता बोली, लेकिन तुम आज यहाँ कैसे आई? मेरी याद इतने बरसों के बाद कैसे आ गया? मेरी एक दोस्त भी है। तो रिंकी बोली, हाँ, तुम तो जैसे मेरे यहाँ बड़ी चक्कर लगाकर आती हो, ये तो आज मेरा जी चाह रहा था कि तुमसे मिलूं। एक ही शहर में होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते। लता बोली, अच्छा, तुम्हें मेरे घर का कैसे पता लगा? रिंकी बोली, जब कुछ ढूंढने के लिए निकलेंगे तो भगवान जरूर मिला देता है। लता उनके दोस्त बातें करने में बिजी थी। कुछ देर में सीमा चाय और बहुत सारे पकवान से ट्रे सजाकर ड्राइंग रूम में ले आई। दिल ही दिल में सीमा रिंकी को बहुत पसंद आई। बातों ही बातों में रिंकी बोली, लता, तुमने सीमा का रिश्ता तो कहीं नहीं किया? लता बोली, नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो मैं और विकास साहब सोच ही रहे थे कि कहीं अच्छा सा लड़का देखकर सीमा की बात पक्की कर दें। लता बोली, अच्छा, तुम बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? रिंकी बोली, मेरे 2 ही बेटे हैं, बड़ा बेटा लुधियाना में है और वहीं जॉब करता है, छोटा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। मैं भी अपने बड़े बेटे कमलेश के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी सीमा बहुत पसंद आई है। अच्छा होगा अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। लता बोली, क्या मतलब रिंकी? मतलब तो तुम समझ गई हो, मुझे अपने बड़े बेटे कमलेश के लिए तुम्हारी बेटी सीमा बहुत पसंद आई है। तुम आओ ना किसी दिन विकास के साथ, फिर हम बैठकर बातें करेंगे। देखो लता, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है, अगर तुम लोगों को भी मेरा बेटा पसंद आएगा तो मैं सीमा को ही अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगी। सीमा जो ड्राइंग रूम के बाहर खड़ी सब बातें सुन रही थी, अपनी शादी का सुनकर उसके चेहरे पर एक लाली सी फैल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लता ने रिंकी से कहा वह विकास से बात करके बताएगी। दोपहर से शाम होने वाली थी मगर विकास अभी तक दुकान से नहीं आए थे। लता गुस्से से टहलते हुए बोली, सीमा, देखा ना, तुम्हारे पापा दोपहर का बोलकर गए थे और वे अभी तक घर नहीं लौटे। पता भी है कि तबीयत ठीक नहीं है। सीमा बोली, माँ, आपको क्यों फिक्र हो रही है? पापा आने ही वाले होंगे, वे अभी क्या करे? ना पापा का कोई सहारा है जिसके सहारे वे दुकान छोड़े। नौकर के सहारे दुकान छोड़कर नुकसान नहीं करना चाहते। विकास जब दुकान से आए, खाना खाने के बाद वे आराम करने के लिए कमरे में चले गए। लता सीमा से बोली, तुम ये बर्तन साफ करो, मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। सीमा को मालूम था कि मेरी माँ पापा से क्या बात करने वाली है। लता कमरे में गई। विकास, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। लता बोली, मेरी एक दोस्त थी जिसके बारे में मैं अक्सर आपसे बात किया करती थी। विकास बोले, हाँ, तो क्या हुआ? लता बोली, आज मेरी दोस्त वह हमारे घर पर आई थी, वह सीमा से मिली। सीमा उसे बहुत पसंद आई है। उसका बेटा कमलेश जो कि लुधियाना में जॉब करता है। रिंकी ने अपने बेटे के लिए सीमा को पसंद करके गई है। उसने हमें अपने घर इनवाइट किया है। उसने कहा है कि अगर हमें भी उसका बेटा पसंद आया तो वह सीमा को ही अपने घर की बहू बनाएगी, क्योंकि हमारी सीमा रिंकी को बहुत पसंद आई है। विकास ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर उससे भी अच्छी बात यह है कि तुम अपनी दोस्त को अच्छे से जानती हो, हमें उन लोगों को परखना नहीं पड़ेगा। लता बोली, तो फिर किसी दिन टाइम निकालकर हम उनके यहाँ चलेंगे। अभी लता और विकास यही बातें कर रहे थे, उनके कमरे में सुषमा आई। विकास और लता की सारी बातें सुन चुकी थी। सुषमा को देखकर लता बोली, तुम अभी तक सोई नहीं? सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? सुषमा अपनी गोल मटोल आंखों को घुमाते हुए बोली, माँ, सुबह कॉलेज में फंक्शन है, मैंने आपको बताया था ना, आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। लता बोली, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं चलूंगी, वहाँ इतनी भीड़ होती है, मेरा तो दम घुटने लग जाता है। विकास बोले, अपनी बेटी के साथ मैं चलूंगा। ये सुनकर सुषमा खुश हो गई। अगले दिन सुषमा कॉलेज जाने के लिए जल्दी उठ गई, क्योंकि उसने कॉलेज में हिस्सा लिया हुआ था। उसके बाद सुषमा अपने बालों को ड्राई मशीन से सुखा रही थी, साथ में ममता को भी आवाज़ दे रही थी। अभी तक वह सो रही थी। कॉलेज जाना नहीं है क्या?
मगर ममता थी कि टच से मस नहीं हुई थी। बालों को ड्राई करने के बाद सुषमा ने बालों को एक पोनीटेल बनाया, आंखों में काजल लगा लिया, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। वह नहीं जानती थी उसकी ये खूबसूरती आज उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। अभी वो पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई थी कि कैब वाला आकर बाहर खड़ा हो गया। सुषमा बोली, माँ ममता नहीं जाग रही है। भाई मैं तो जा रही हूँ, ममता से कहना वो पापा के साथ आ जाए, मुझे देर हो रही है, मैम ने मुझे पहले आने के लिए बोला था। लता बोली, अच्छा तुम जाओ, ममता तुम्हारे पापा के साथ चली जाएगी, कोई समस्या नहीं है। जब सुषमा कॉलेज पहुंची तो बाहर से ही उसे मालूम हो रहा था सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट आए हैं, जबकि उस दिन कॉलेज में कुछ नेता भी आ रहे थे, इसलिए सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया था। सारे स्टूडेंट की आईडी कार्ड चेक करने के बाद कॉलेज में एंट्री की इजाज़त दी जा रही थी। जब सुषमा ने अपना आईडी कार्ड चेक किया तो उसे मालूम हुआ वह तो अपना कार्ड घर भूल आई है। एक पुलिस वाले ने सुषमा को कॉलेज के गेट पर रोक लिया था। उससे सुषमा का बहुत बहस हो गया। सुषमा बोली, सर मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, आज गलती से मैं अपना आईडी कार्ड घर भूल आई हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। पुलिस वाला बोला, मैडम हमें इजाज़त नहीं है, इसलिए आप बगैर कार्ड के अंदर नहीं जा सकती हैं। इतनी देर में वहाँ थानेदार आया और बोला, क्या समस्या है? सुषमा बोली, देखिए ना सर, ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मैंने बोला भी है मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मगर ये है कि मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। थानेदार सुषमा को अजीब नज़रों से सर से लेकर पांव तक देखने लगा और दूसरे पुलिस वाले से बोला, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? इतनी खूबसूरत लड़की को तुमने दरवाजे पर खड़ा किया हुआ है, उसे अंदर जाने दो। वह बोला, अच्छा मैडम आप अपना नाम तो बताइए, आईडी कार्ड नहीं तो ना सही, हमें आपका नाम पता होना चाहिए। सुषमा को उस थानेदार की नज़रें थोड़ी बेकार सी लग रही थी। उस थानेदार की सुर्ख आंखों से सुषमा को डर भी लग रहा था। वह एकदम अंदर जाते हुए बोली, सुषमा नाम है मेरा। थानेदार बोला, बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुषमा तेज कदम उठाते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। डर के मारे सुषमा के पसीने छूट रहे थे। वह दिल ही दिल में सोचने लगी, कैसा बहसी पुलिस वाला है। वह एक लंबा सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे उससे क्या लेना देना, और जल्दी से एक पर्ची निकालते हुए उसे दोहराने लगी जो स्टेज पर उसको स्पीच देनी थी। वह फिलहाल ये मुकाबला जीतना चाहती थी। स्टेज पर प्रोग्राम अब शुरू हो चुका था। सुषमा को स्पीच के लिए स्टेज पर बुलाया गया था। सुषमा ने पूरे जोश अंदाज में वो स्पीच को सबके सामने सुना रही थी। कॉलेज के शो में प्रथम पोजीशन हासिल की। जब उसका नाम अनाउंस किया गया तो उसकी निगाहें अपने पापा और ममता को तलाश कर रही थी, पर वे लोग उसे कहीं भी नजर नहीं आए। सुषमा का नाम दोबारा दोहराया गया था। वह स्टेज पर गई। उस वक्त सुषमा की आंखों में आंसू का समंदर तैर रहा था। उस कामयाबी पर कोई भी उसका अपना उसके साथ खड़ा नहीं था। पापा क्यों नहीं आए? आखिर क्या वजह हो सकती थी? वह दिल ही दिल में सोच रही थी। फंक्शन खत्म होने के बाद वह कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो वही पुलिस वाला उसके सामने खड़ा था। सुषमा को उस वैसी इंसान से डर लगने लगा। सुषमा उस थानेदार से बोली, मेरा रास्ता छोड़ो। पुलिस वाला कहने लगा, अगर तुम्हारी गाड़ी नहीं आई तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ, वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, रोड पर खड़ी अच्छी नहीं लगोगी। सुषमा पुलिस वाले के सामने से निकलकर आगे बढ़ी तो उसने सुषमा का हाथ थाम लिया। सुषमा को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसको जोर का झटका भी लगा और पीछे मुड़कर एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। लोग तमाशा यूं देख रहे थे। सुषमा जल्दी से आकर वैन में बैठ गई क्योंकि उसकी वैन आ चुकी थी। थानेदार सुषमा की वैन के पास आ गया और बोला, इस थप्पड़ का बदला तुमसे जरूर लूंगा, याद रखना। वहाँ खड़े लोगों के पसीने छूट रहे थे। वही जानती थी कॉलेज से घर तक का सफर उसने कैसे तय किया था। वह बहुत डरी हुई थी, न जाने वह ऐसा क्या करेगा। घर में दाखिल होते ही सुषमा ने जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुषमा की माँ सुषमा की ऐसी हालत देखकर बोली, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुषमा अपनी माँ को कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी तो बोली, माँ कुछ नहीं। उसने बात को टालने की कोशिश की। अच्छा मैं फ्रेश होने के लिए कमरे में जा रही हूँ, लेकिन पापा और ममता ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं उन लोगों का इंतजार करती रही मगर वे लोग आए ही नहीं। पापा को बता देना, उनसे नाराज हूँ मैं और उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। अगर नहीं जाना था तो मुझे सुबह ही बता सकते थे। लता बोली, तुम्हारे पापा और ममता बिल्कुल तैयार थे और उसी वक्त गाड़ी खराब हो गई। अभी तुम्हारे पापा गाड़ी गैरेज में लेकर गए हैं। सुषमा बोली, आने दो पापा को, आज तो मैं उनकी क्लास लगा दूंगी। उनकी बेटी का आज बहुत अहम दिन था, वे आज वहाँ नहीं पहुँच सके। सुषमा बेटा, अगर गाड़ी की समस्या ना होती तो तुम्हारे पापा जरूर उस फंक्शन में शामिल हो जाते। अच्छा तुम जल्दी से चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। कमरे में सुषमा ने एक गहरी सांस छोड़ी और वह अपना डर अपनी माँ के सामने बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती थी। अगले दिन डरते डरते सुषमा कॉलेज गई।
मुंह में बड़बड़ाते हुए कहने लगी, शुक्र है जो आज वह वैसी मेरे सामने नहीं आया। सुषमा ने भगवान का नाम लिया और अंदर चली गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। सीमा की बात पक्की हो गई थी। सीमा की शादी लड़के के लुधियाना आने के बाद तय होगी और सुषमा ममता अक्सर सीमा को छेड़ा करती थी, अब तू लुधियाना वाली हो गई है, हमें अब कौन पूछेगा। सीमा शर्माकर मुस्कुरा देती। कोई नहीं जानता था ये खुशी सिर्फ कुछ दिनों की थी, उसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन विकास दुकान से आने के बाद बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। वे किसी से बात किए बिना कमरे में चले गए। लता बहुत ज़्यादा परेशान हुई। वे कमरे में गई तो विकास पता नहीं किन सोचों में गुम था। लता बोली, क्या हुआ, आप इस तरह परेशान क्यों हैं? बच्चों से भी कोई बातचीत नहीं की, सीधा अपने कमरे में आ गए, सब ठीक तो है ना? विकास बोले, आज मेरी दुकान पर थानेदार आया था। वह मुझसे सुषमा के रिश्ते की बारे में बात कर रहा था। पता नहीं वह क्या सोचकर मुंह उठाकर आ गया था। लता, तुम्हें पता है वह 44 साल का आदमी है। हमारी सुषमा और उसका कोई जोड़ नहीं। मैंने तो इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। सुषमा उसका कोई जोड़ नहीं है। देखने में भी कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। मैंने तो उसे कह दिया कि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है और फिर तुम्हारे जैसे इंसान से मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वह गुस्से में दुकान से चला गया। जाते हुए मुझे धमकी देकर गया, शादी तो मैं तुम्हारी बेटी से करके ही रहूँगा, ये बात जान लो। मना करना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है, याद रखना। अभी तो मैं जा रहा हूँ, दोबारा मुलाकात जरूर होगी। लता ये बात सुनते ही सिहर कर रह गई और बोली, अब क्या होगा? पुलिस वालों को तो वैसे भी रिश्वत खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, न जाने वह अब क्या करेगा। विकास बोले, कुछ नहीं होगा, तुम ये बात बच्चों को मत बताना, मैं खुद ही सारी समस्या देख लूँगा। अगले सुबह ममता और सुषमा कॉलेज चली गई। विकास दुकान पर चला गया, ये जाने बिना कि आज कौन सी मुसीबत आने वाली है। रात के वक्त विकास दुकान से वापस नहीं आए तो लता और उनकी बेटियों को परेशानी होने लगी। सुषमा बोली, पता नहीं पापा कहाँ रह गए। मोबाइल भी बराबर बन जा रहा था। लता के नंबर पर एक कॉल आई। हेलो करने पर एक भारी आवाज़ आई। विकास के घर से बोल रही हो? लता बोली, जी हाँ। जो शब्द उसने कहे थे उन पर यकीन करना अब नामुमकिन था। आदमी बोला, विकास की दुकान से गैर कानूनी सामान पुलिस ने बरामद किया है, उसी सिलसिले में पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई है। मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान थी। लता तो जैसे बुत बनकर रह गई थी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। विकास ऐसा नहीं कर सकते, जरूर इस थानेदार की चाल थी। ये सब उसी का किया धरा था। पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसने अपना कहा सच कर दिया था। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनने के बाद सुषमा सारी समस्या समझ चुकी थी। उसने सारी बात माँ को बताई। खैर रात बीत गई। सुबह ममता थाने में गई थी। जब विकास से मुलाकात हुई तो वो बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता दुकान में वो सामान कहाँ से आया। लता बोली, मैं जानती हूँ विकास, आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो, आप भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इतनी देर में दुकान पर रखे गए विकास के नौकर भी आ गए, जिन्हें देखकर विकास को तसल्ली हुई, मगर अगले ही पल उन्हें हैरानी का झटका लगा जब एक नौकर आगे बढ़ा और बोला, हमें आपकी दुकान पर काम नहीं करना, हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। आज आप हवालात में हैं, ये ना हो कि कल को हमको भी आपकी जगह पकड़ ले जाए। आप तो पैसे वाले हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम तो गरीब आदमी हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे जो केस मुकदमा में लगाएंगे। ये कहकर वे लोग वहाँ से चले गए। उस वक्त विकास पूरी तरह से टूट चुके थे। कुछ ही देर में थानेदार आया, मुस्कुरा रहा था। वह लता से बोला, आपके पति थोड़े कम अकल के हैं, आप ही थोड़ी समझदार लग रही हैं। सुषमा की शादी मुझसे करवा दो, आपके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं उससे भी बड़े केस में तुम लोगों को फंसा दूंगा, हमेशा के लिए तुम्हारे पति को अंदर भेज दूंगा। मैं भी देखता हूँ फिर तुम लोग कैसे नहीं मानते। फिर एक बेटी तो क्या, बाकी बेटियों के लिए भी ये कुछ नहीं कर सकेगा। तुम लोगों के पास सोचने के लिए कल तक का टाइम है। सोच लो, सारी उम्र सलाखों के पीछे काटनी है या अपने घर वालों के साथ। तुम लोग इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। और पीछे अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए बड़ी मक्कारी से बोला, मैंने उस दिन कॉलेज में तुम्हारी बेटी को देखा तो मुझे पसंद आ गई, और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए मैं हासिल करके ही रहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कर गुजरता हूँ। लता रोते हुए बोली, वे चीज़ नहीं मेरी बेटी है, तुम जैसे लोग कानून के नाम पर एक धप्पा हो। वह उंगली उठाते हुए बोली, देखना मैं बड़े अफसर से तुम्हारी शिकायत करूँगी। थानेदार, जिसका नाम संदीप था, बोला, तुम जहाँ मर्जी जाओ, सामान तुम्हारे पति के दुकान से बरामद हो चुका है। इसके बाद कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। फिर मेरी पहुंच ऊपर तक है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर जाते हुए लता के दिमाग में हजारों सवाल थे। वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान थी।
क्योंकि विकास उनके घर का एक ही सहारा था, अपनी बेटियों का रखवाला था। इस घड़ी सब रिश्तेदार, गली मोहल्ले वालों ने विकास का साथ छोड़ दिया था। कोई भी लता के साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार नहीं था। सुषमा रो रो कर बेहाल थी। उसकी वजह से उसके पापा को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही थी। लता ने विकास का केस लड़ने के लिए एक वकील हायर किया। उस दिन विकास की पेशगी थी। लता, उसकी तीनों बेटियां अदालत गईं। केस की सुनवाई हुई तो थानेदार बड़ी सफाई से झूठ बोलकर विकास को गुनहगार साबित कर दिया। विकास सफाई देते रहे मगर किसी ने उनकी एक ना सुनी। सुषमा ने अपने पापा की तरफ देखा तो वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे थे। बेबसी उनके चेहरे से झलक रही थी। सुषमा अदालत में ही फैसला कर चुकी थी। वह अपने पापा और बहनों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। अपने पापा की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर देना चाहती थी। अदालत से बाहर आकर सुषमा और उसकी बहनें अपने पापा से मिली। सुषमा बोली, पापा और ज़्यादा आपको दुखी में नहीं देखना चाहती। संदीप जल्दी बोला, तो फिर क्या सोचा है तुम लोगों ने? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुषमा बोली, हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे पापा को आज़ाद करना होगा। संदीप बोला, जैसे ही मेरा तुमसे शादी होगा उसके अगले ही दिन मैं तुम्हारे पापा को आज़ाद कर दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। सुषमा खूंखार नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जैसे कानून का कोई रखवाला नहीं, कोई हैवान हो। संदीप बोला, इस मामले में तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर तुम लोग सीधे तरीके से मान जाते तो आज यूं अदालत में जलील ना होना पड़ता। विकास सुषमा से बोला, सुषमा, तुम बिल्कुल भी उस इंसान से शादी नहीं करोगी। मैं सारी जिंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, मगर अपनी बेटी को इस आग में दहकते हुए नहीं देख सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं आज नहीं तो कल बाहर आ जाऊंगा। संदीप बोला, ये तुम्हारी सोच है। अगर मेरी सुषमा से शादी नहीं हुई सारी जिंदगी तुम्हें इसी जेल में सड़ा दूंगा। सुषमा बोली, भगवान के लिए मान जाइए, मैं आपको और ज़्यादा परेशानी में देखना नहीं चाहती। वैसे भी आपके अलावा हमारा कौन है? अगर मेरी शादी करने से हम सबकी ज़िंदगी आसान होती है तो मुझे इससे बढ़कर कुछ और नहीं चाहिए। फिर आप भी तो हमेशा हमारे लिए सब कुछ करते आ रहे हैं। अगर आज वक्त इम्तिहान ले रहा है तो मैं ये इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। संदीप बोला, फिर ठीक है, कल हमारी शादी होगी। परसों मैं तुम्हारे पापा को आज़ाद कर दूंगा। जब पुलिस विकास को लेकर जा रही थी तो वे पलटकर सुषमा की तरफ देख रहे थे। सुषमा, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हारा बाप जीते जी मर जाए। सुषमा बोली, पापा ऐसा मत कहिए, मैं एक बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। विकास के घर का माहौल बहुत गमगीन हो गया था। सुषमा के बारे में सोच सोच कर लता का ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा था। सुषमा कमरे में बैठी रो रही थी। सीमा और ममता उसके कमरे में गई तो वह उनके गले लगकर रोने लगी। सीमा सुषमा को तसल्ली दे रही थी। शाम के वक्त सुषमा की शादी थी। संदीप अपने दोस्तों के साथ विकास के घर कुछ लोगों को लेकर आया और उसकी शादी संपन्न हुई। लता जानती थी किस तरह वह दिल पर पत्थर रखकर संदीप को बर्दाश्त कर रही थी। रो रो कर सुषमा का बुरा हाल था, क्योंकि आज 21 साल की उम्र में वह 44 साल के थानेदार की दुल्हन बनने जा रही थी। सुषमा के सारे अरमान उसके अंदर ही दम तोड़ चुके थे। जब विदाई हुई तो वह अपने होश हवास से बेखबर थी। लता, उसकी दोनों बेटियां बेबस सुषमा को जाते हुए देख रही थी। सीमा बोली, क्या कोई बेटी इतनी बदनसीब हो सकती है? विदाई के समय बाप का कन्यादान होना बहुत जरूरी था। उसके सर पर आशीर्वाद का होना बहुत जरूरी था। लता बोली, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, मेरी बेटी को खुश रखे। जब सुषमा का पति कमरे में आया तो वह डर से कांप रही थी। दूध का गिलास खाली करते हुए पति ने बड़ी बेरहमी से उसे देखा और उसका दुपट्टा खींचकर पीछे फेंक दिया। सुषमा डर के मारे सिमट कर बैठ गई। अगले दिन सुबह ही दरवाजे की बेल बजी और दरवाजा सीमा ने खोला तो सामने विकास को पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लता को आवाज देने लगी, माँ इधर आओ, देखिए तो पापा आ गए हैं। विकास बोले, सुषमा कहाँ है? लता बोली, हमने सुषमा को खोकर ही आपको पाया है। विकास को तसल्ली देते हुए बोली, विकास, हमें ये सब आपके लिए करना पड़ा। अगर हम सुषमा की शादी संदीप से ना करते तो न जाने वह आपके साथ और क्या क्या करता। विकास अपनी आंखों में आए हुए आंसू साफ करते हुए बोले, तुम लोगों ने मेरी बेटी को कुएं में धकेल दिया, उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे ना करने वाले गुनाह की सजा मेरी बेटी भुगतेगी। संदीप सुबह को थाने जाते हुए बाहर से ताला लगाकर जाता। पहले पहल तो सुषमा को घर के काम काज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब वह कुछ दिन वहां रही तो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, अब यही मेरा घर है और जो भी है संदीप अब मेरा पति है। घर में हर तरफ गंदगी थी। सुषमा ने सारा दिन लगाकर घर की गंदगी साफ की। काम खत्म करने के बाद वह कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि उसकी आंख लग गई। उस वक्त पता नहीं चला, रात हो गई। संदीप जब ड्यूटी से आया तो सुषमा को बेखबर नींद में सो रही थी। संदीप किचन में गया। जब उसने देखा कि खाना नहीं बना तो वापस आया और सुषमा को उसके बालों से पकड़कर जगाते हुए बोला, आज के बाद
घर में मेरे आने से पहले मुझे खाना तैयार मिलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। शादी के बाद संदीप ने सुषमा को अपने घर वालों से मिलने की परमिशन नहीं दी थी, बल्कि वह सारा दिन अपने घर में ही पड़ी रहती। माँ पापा की याद में तड़प रही थी। वे अक्सर सोचती, जिस तरह माँ पापा से मिलने के लिए मैं तड़प रही हूँ, वह भी तो मेरे लिए ऐसे ही तड़प रहे होंगे। एक दिन जब संदीप ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार था तो सुषमा डरते हुए बोली, आप मुझे पापा से मिलने के लिए उनके घर ले जाओगे? तो संदीप एकदम भड़क उठा और बोला, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उन लोगों से तुम्हें मिलने दूंगा? तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। तुम्हारा बाप वापस घर आ गया है, अगर मैं चाहता तो सारी जिंदगी उसको हवालात में ही सड़ा देता। सुषमा की शादी को 1 साल बीत गया था। इस बीच वह अपने माँ बाप से मिलने नहीं आई थी। संदीप की मार कुटाई बर्दाश्त करती रही। अक्सर ऐसे होता था, छोटी सी बात पर संदीप उसे खूब मारता पीटता था। उसके जिस्म पर नील के निशान पड़ चुके थे। सुषमा संदीप के जुल्म बर्दाश्त करती रही, क्योंकि सुषमा के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था। सुषमा भगवान को याद करती थी और उनके चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करती थी, मुझे इस जालिम इंसान से छुटकारा दे दो। संदीप सुबह ड्यूटी पर गया तो रात गए तक घर न लौटा। सुषमा इस बात की कोई फिक्र नहीं थी वह घर आए या ना आए, मगर उसे अकेले रात को अंधेरे से डर लगता था। सुषमा की सारी रात जागते हुए बीत गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो संदीप नहीं आया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए थे। सुषमा इस घर में बंद थी। 2 दिन के बाद जब कुछ लोग संदीप को लेकर आए, उन्होंने बताया कि संदीप का ड्यूटी पर जाते हुए बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उसके दोनों टांग टूट गए हैं। अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। ये सुनकर सुषमा को बहुत दुख हुआ। आखिरकार संदीप उसका पति था, उस बच्चे का बाप जो इस दुनिया में आया भी नहीं था। संदीप अब बिल्कुल चुप हो गया था। उसको अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मैं सुषमा के साथ बहुत कुछ गलत किया है। सुषमा ने उसकी बहुत सेवा की। सुषमा की वफादारी देखकर संदीप खुद ब खुद बहुत शर्मिंदा था। वह हर दिन सुषमा से माफ़ी मांगता था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और शायद इसी की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं चाहता हूँ भगवान मुझे उठा ले और तुम मुझसे आज़ाद हो जाओ। सुषमा, तुम मुझे माफ़ कर दो। सुषमा चुप हो जाती, क्योंकि वह अपने बाप के साथ अपने साथ किए जाति को एक पल के लिए भी नहीं भुला पा रही थी। इन सब के बावजूद भी सुषमा संदीप की बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी, वक्त पर उसे दवाइयाँ देती। एक दिन संदीप बोला, तुम कहती थी ना तुम्हें अपने बाप से मिलना है, अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए उनके पास जा सकती हो, क्योंकि अब मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। सुषमा बोली, मैं आप जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, एक बच्चे से उसके बाप का साया छीन लूँ। आप जैसे भी हैं मेरे बच्चे के बाप हैं, इसलिए मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक दिन सुषमा अपने बाप से मिलने के लिए उनके घर आई। वह कुछ देर के लिए वहाँ पर रुकी, क्योंकि घर जाकर उसको संदीप को दवाई भी देनी थी। जब वह घर पहुँची तो संदीप को मुर्दा हालत में पाया। ये देखकर सुषमा के मुँह से एकदम चीख निकली। घुटनों पर बैठकर रोने लगी। कुछ ही देर में सुषमा के घर वाले भी आ गए, जो कि संदीप के अंतिम संस्कार के बाद अपने घर साथ ले गए थे। वहीं सुषमा ने अपने होने वाले बच्चे को जन्म दिया था और वह भी बेटा हुआ था। उसने उनका नाम पवन रखा था। वह उसे देखती तो अंदर ही अंदर खून के आंसू रोती थी। उसका बेटा अब बिना बाप का हो गया था। बच्चा थोड़ा 3 महीने का हुआ तो सीमा की शादी की तैयारी चल रही थी। लता जब भी सुषमा को देखती तो उदास दिखाई देती थी। लता अक्सर सुषमा से कहती, सुषमा जाओ तुम सीमा और ममता के साथ बाजार चली जाओ। सुषमा साफ मना कर देती, माँ मेरा छोटा बच्चा है, उसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। विकास और लता ने सीमा की शादी बिल्कुल साधारण तरीके से किया, क्योंकि सुषमा को विधवा हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। एक बेटी गम में थी, इसलिए उन्होंने कुछ ही रिश्तेदार को बुलाकर सीमा को विदा करना चाहा। कोई ढोल तमाशा नहीं किया गया, बल्कि सादगी से शादी कर दी गई थी, जिस पर सिर्फ कुछ मेहमान को दावत दिया गया था और सीमा की शादी संपन्न हो गई थी। जिस दिन सीमा की शादी थी, एक साधारण लड़का जो सीमा के कमरे में बार बार आ रहा था, सुषमा की तरफ बार बार देख रहा था। उसकी नज़रें बार बार जाकर सुषमा पर ठहर जाती थी। कमलेश का भाई विमलेश खुद भी समझ नहीं पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। पूरे शादी में उसका यही हाल था। कुछ पल के लिए भी सुषमा अगर उसकी आंखों से ओझल हो जाती, वह दीवाना होकर उसे ढूंढने लगता। मगर सुषमा जो इतने बड़े दुख से गुजर रही थी, उसे किसी का होश कहाँ था। उसे तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी। विमलेश उसकी चाहत अपने दिल में लिए फिर रहा था। ये चाहत कोई नई चाहत नहीं थी, बल्कि जब से सीमा की शादी विमलेश से लगी थी, जब से उसे विमलेश सुषमा को देखने लगा था, तब से उसका दीवाना हो बैठा था। वह लड़का सीमा का देवर था। सुषमा को अपने ख्यालों में गुम देखकर सीमा का देवर सीमा से बोला, भाभी ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पता था, उसके परिवार में इतनी खूबसूरत लड़कियां भी हैं। सीमा बोली, ये मेरी बहन सुषमा है। वक्त ने उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। ये तो रिंकी आंटी ने तुम्हें बताया ही होगा।
विमलेश बोला, मम्मी ने बताया तो था, मैंने सिर्फ उसका नाम सुना था, आज देख भी लिया। देखते ही अपना दिल हार बैठा हूँ। मुझे उससे कोई हर्ज नहीं है, वह एक बेटे की माँ है। सुषमा को अपनाना चाहता हूँ और ये सब मैं उस पर तरस खाकर नहीं, बल्कि पहली नज़र में ही मैं सुषमा का दीवाना हो चुका हूँ। अभी जाकर माँ से बात करता हूँ, वह मेरी बात जरूर मानेंगी, क्योंकि उनको अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं है। जब विमलेश के मुंह से ये बात सुनी तो रिंकी को बहुत हैरानी हुई। वह बोली, देख लो विमलेश बेटा, वह एक बेटे की माँ है। विमलेश बोला, माँ मैं जानता हूँ, अगर आपकी जगह कोई औरत भी होती शायद वह भी यही कहती, लेकिन मैं जो फैसला कर चुका हूँ मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। सुषमा का उसके बेटे का सहारा बनना चाहता हूँ। रिंकी बोली, अच्छा मैं लता से और विकास से बात करके तुझे बताती हूँ इस रिश्ते के लिए वह राजी होंगे या नहीं। विमलेश बोला, आप बात करो, मुझे भरोसा है वह जरूर मान जाएंगे। लता मेहमान की सेवा में लगी हुई थी। रिंकी ने लता को इशारा करके साइड में बुलाया और लता से सुषमा का हाथ मांगा अपने बेटे विमलेश के लिए। लता बोली, मेरी बेटी पहले से बहुत कुछ सह चुकी है, पता नहीं वह इस शादी के लिए राजी होगी भी या नहीं। हम लोग सुषमा पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेंगे। रिंकी बोली, लता, दूसरे के दिए गए जख्मों को भरने के लिए भी एक मेहरबान की ज़रूरत होती है, और मैं जानती हूँ सुषमा के लिए मेरे बेटे से अच्छा मेहरबान कोई नहीं हो सकता। विकास जीजू से उनकी रजामंदी पूछ लो तो आज के आज ही अपनी दोनों बहू को साथ लेकर जाऊंगी। जब सुषमा को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने साफ मना कर दिया। विकास सुषमा को समझाते हुए बोले, देखो बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही मेरी तीनों बेटियाँ अपने अपने घर की हो जाएं। विमलेश एक बहुत अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात यह है वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी स्वीकार करेगा। तुम्हारे बेटे को बाप का सहारा मिल जाएगा। सुषमा अपने बाप के सामने सर झुकाए बैठी थी। भीगी आंखों के साथ वह अपने पापा की तरफ देखते हुए बोली, पापा, मैं कभी भी आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, इसलिए जो भी आपका फैसला है मुझे स्वीकार है। सीमा के शादी वाले दिन ही सुषमा और विमलेश की शादी भी कर दी गई। लता सुषमा से बोली, मैं पवन को अपने पास रख लेती हूँ। उससे पहले कि सुषमा कुछ और बोलती, विमलेश बोला, नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं, आप पवन को नहीं रख सकती हैं, बल्कि हम तो अपने बेटे को भी अपने साथ ही लेकर जाएंगे। सुषमा की आंखें खुशी से और गम से ओझल हो गई थी। जहाँ एक तरफ माँ बाप से बिछड़ने का गम था, दूसरी तरफ विमलेश को पाकर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी, जो न सिर्फ उसका बल्कि उसके बेटे का भी रखवाला बनने जा रहा था। ये सोच रही थी, किस्मत इतनी जल्दी भी बदल सकती है। हर दुख के बाद खुशी और अंधेरे के बाद रोशनी जरूर मिलती है। आज सुषमा को इस बात का पूरा भरोसा हो गया था और अपने भगवान के चरणों में गिर गई थी, जिसने विमलेश जैसे इंसान को उसकी ज़िंदगी में शामिल किया। अब सुषमा की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।